तो लास्ट क्लास से हम लोग जो थे इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति को स्टार्ट किए थे, और राष्ट्रपति में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो विधायी शक्तियाँ हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। हम पढ़ रहे थे विधायी शक्तियाँ, यानी हमारे राष्ट्रपति का विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है, और इस विधायी शक्तियाँ में बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज विधायी शक्तियाँ में हम लोग आगे की जो डिस्कस करेंगे, वो आगे की जो हमारा एपिसोड होगा वह होगा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की शक्ति। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने की शक्ति। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति जो होते हैं, वह देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार संवैधानिक दी गई है कि हमारा दोनों जो सदन होता है, यानी देश के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 87 की यदि बात करें तो अनुच्छेद संविधान के 87 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति जो होंगे, तो हमारे राष्ट्रपति प्रत्येक नवीन लोकसभा के जो हमारा प्रथम कह सकते हैं सत्र जो होगा आरंभ में, तो प्रत्येक नवीन माय गॉड अनुच्छेद हो गया, प्रत्येक नवीन लोकसभा के प्रारंभ में तथा नए वर्ष के शुरुआत में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। यानी कह सकते हैं कुछ नए हमारे सदस्य बन के आते हैं, कुछ पुराने सदस्य आते हैं, तो वह मायने सी बात है कि उनको हमारा जो संवैधानिक जो एटिकेट होता है, हम कह सकते हैं कि देश में जो हमारी संवैधानिक जो गतिविधियां होते हैं उससे कहीं ना कहीं रूबरू नहीं होते, जागरूक नहीं होते। तो हमारा पहला, चाहे हम लोकसभा के चुनाव की बात करें या हर साल जो हमारी नया साल होती है, तो उसका जो हमारा सत्र होता है यानी जो सेशन होता है, वो सेशन की शुरुआत जो होता है राष्ट्रपति के संबोधन के साथ होता है। उसके बाद ही हमारा किसी प्रकार का सत्र जो होता है उसको आहूत किया जाता है। यानी हमारे राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हमारे पास अधिकार मानी जाती है। वहीं यदि देखा जाए तो संसद सदस्यों के यदि संबोधन की बात करें तो मनोनयन की भी शक्ति इनके पास होती है, यानी संसद सदस्यों के मनोनयन की शक्ति। अगला पॉइंट, संसद सदस्यों के मनोनयन। संसद सदस्यों के मनोनयन की शक्ति। देखिए भारत के संविधान में यदि देखिएगा तो देश के संविधान के हम अनुच्छेद 30 की बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद, चलो उसको छोड़ता हूं, अभी हम संबोधन की बात करेंगे। तो देश के संविधान के यदि हम आर्टिकल अनुच्छेद आप 80 का 1 की बात करें, तो देश के संविधान के 80 के 1 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा और लोकसभा होता है ना, तो हमारे राष्ट्रपति जो होंगे संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के तहत जो होता है, वह राष्ट्रपति हमारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों के मनोनयन करते हैं। कितने? 12 सदस्यों के मनोनयन करते हैं। और वहीं अनुच्छेद हम 331 में जब जाएंगे तो उसमें हम आगे देखेंगे कि लोकसभा में वो लोगों को मनोनयन करते हैं। तो ये 80 के 1 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और इनका जो क्षेत्र होता है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, इनका जो क्षेत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनका क्षेत्र होता है साहित्य, ठीक है, उनका क्षेत्र होता है कला,
उनका क्षेत्र होता है कला, उनका क्षेत्र होता है विज्ञान, उनका क्षेत्र होता है सार्वजनिक। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रपति जो होते हैं 12 सदस्यों को, टोटल 12 सदस्यों को जो होता है वह राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। या देश के राष्ट्रपति को यह मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अधिकार दी गई है। तो वो यदि विशेष कार्य करते हैं, यदि विशेष क्षेत्रों में यदि उनकी कार्य होती है, तो वैसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो होते हैं अनुच्छेद 80 के 1 के तहत जो होता है यह इनको मनोनीत कर देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो इसी के तहत आप देख सकते हैं, अगला इस मनोनयन में यदि आप पढ़ना चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि वहीं यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 331 के तहत यदि देखेंगे तो हमारा राष्ट्रपति जो होते हैं, या वहीं पर इस पीछे भी यहाँ पर अब जगह है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप इसी में कर सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो होते हैं देश के संविधान के अनुच्छेद यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 331 के तहत जो होता है दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 104वां जो संविधान संशोधन है 104, जो संविधान संशोधन आपका 2019 में बना, इसके तहत आपका एंग्लो इंडियन जो है, इसे एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझिएगा, एआई का मतलब होता है एंग्लो इंडियन जो है पद समाप्त कर दिया गया। तो अब एंग्लो इंडियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन देश के संविधान के आर्टिकल 331 के तहत जो देखिएगा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह दो एंग्लो इंडियन को जो होता है लोकसभा में मनोनीत करेंगे। वहीं अनुच्छेद यदि हम 80 का 1 की बात करें तो 80 के 1 के तहत हमारे राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह राज्यसभा में जो होता है वह 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपको ओवरऑल जो होगा इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यदि देखा जाए तो मनोनयन की तो प्रक्रिया होती है, इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति जी के पास क्या अधिकार होते हैं, तो इनकी शक्तियां यदि देखा जाए तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की भी इनकी शक्ति होती है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी प्रकार के हमारे यहाँ, जैसे हम कह सकते हैं हमारे देश का बजट होता है, जिसको आप अंदर आर्टिकल 112 में देखिएगा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, या हम सीएजी के रिपोर्टों की बात करें तो ये सारे जो रिपोर्ट होता है हमारे देश का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये सभी जो होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व कह सकते हैं अनुमति के बाद, या कह सकते जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक हम संसद में किसी भी प्रकार का रिपोर्ट को नहीं रख सकते। यानी हम कह सकते हैं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की भी शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति जी के पास होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात होता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। तो यहाँ आप ये भी ऐड कर सकते हैं उनकी अनुमति के बिना किसी प्रकार का कार्य नहीं हो। जैसे मान लिया एक राज्यों का गठन करना है, या कह सकते हैं कि किसी राज्य का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या कह सकते किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सभी, या हम कह सकते हैं जो हमारा विनियोग विधेयक आते हैं, तो ये सारे जो गतिविधियां होंगे जब तक कि राष्ट्रपति अपना अनुमोदन नहीं देता है, राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, तब तक हम इस तरह के कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वह कार्य जो होगा हमारा अवैध माना जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास जो होता है वह वीटो पावर पे आ जाओ। तो हम आगे बात करेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर। देखो बाबू लोग, जो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होता है, ये वीटो पावर एक तरह से कह सकते हैं हमारे राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार माना जाता है। उनको जो ये वीटो पावर दिया गया है, संसद के दोनों हमारा जो सदन होते हैं, दोनों सदन से मान लिया कोई भी विधेयक हमारा पारित हो जाता है। पारित होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो जो पारित विधेयक होते हैं, केवल वो ध्यान देना है कि वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का यदि धन विधेयक है तो धन विधेयक, या कह सकते हैं जो हमारा संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है, ये दोनों विधेयक छोड़ करके अन्य जितने भी प्रकार के हमारा बिल होता है, विधेयक होता है, उस पर राष्ट्रपति जो होता है अपना वीटो पावर का प्रयोग करता है। तो 3 हमारा वीटो पावर होगा, आराम से समझिएगा। तो वीटो पावर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगा, दोनों सदनों से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति
अपना विशेषाधिकार व स्वविवेक, विशेषाधिकार का प्रयोग करता है, जिसे वीटो पावर कहेंगे, वीटो पावर कहा जाता है। अब होता है कि यहां पर नोट एक लिखता हूं, नोट रहेगा कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए मैं बात करूंगा कि धन विधेयक जो होता है इनके पूर्वानुमति पर लाई जाती है, तो जब आपकी अनुमति के माध्यम से ही लाया गया तो आप फिर क्या इस पे प्रयोग करेंगे। इस तरह से वीटो जो पावर होता है, यह आपका वीटो पावर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? तो ये वीटो पावर जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन है, तीनों को हम डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो वीटो पावर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है हमारा एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का हम कहते हैं पूर्ण वीटो, ठीक है। एक निलंबनकारी वीटो होता है, एक होता है पूर्ण वीटो, एक होता है निलंबनकारी, यानी इसको आप सस्पेंशन या सस्पिशियस वीटो भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। जेबी वीटो को ही हम लोग पॉकेट वीटो बोलते हैं। और निलंबनकारी जो होता है, और यहाँ पर एक हमारा पूर्ण है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वीटो होता है। और निलंबनकारी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि यह हमारा, जैसे आप किसी भी चीज़ को सस्पेंस करते हैं ना, तो कहते हैं अरे यार बड़ा वो सस्पेंसिबल है, यानी कह सकते हैं सस्पेंसिव। क्या बोलेंगे? सस्पेंसिव। अब समझना है कि सर ये तीनों वीटो क्या होता है और जेबी वीटो पर ज्ञानी जैल सिंह ने क्यों प्रयोग किया था, ये सभी कारणों को हम आपको स्पष्ट करते हैं। तो देखो हमारा पूर्ण वीटो क्या होता है, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो। आपसे यदि पूछ देता है एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, तो इसमें होता है कि जब राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी सहमति जो होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके लाया, और उसपे क्या होता है कि जैसे ही आपने लाया और राष्ट्रपति के पास लाया, राष्ट्रपति को कहा कि साहब आप हमें अपनी मंजूरी दे दिए, वो डायरेक्ट मना कर दिए, अनुमति नहीं दिए। तो जहां पर राष्ट्रपति जो होता है किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर अनुमति अपनी नहीं देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वह हमारा होता है पूर्ण वीटो। क्लियर हुआ? यानी जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस वीटो को बोलते हैं हम लोग पूर्ण वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो। क्लियर हुआ? यानी लिखेंगे जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है, यानी आपने तो लाया लेकिन राष्ट्रपति ने कोई अनुमति नहीं दिया, डिनाई कर दिया, तो यदि सरकार ने या राष्ट्रपति ने उसमें अनुमति नहीं दिया, तो वैसे जो वीटो होते हैं वैसे वीटो को हम लोग एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा है निलंबनकारी, यानी देखो नाम है सस्पेंसिव। सस्पेंसिव का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने दोनों जगह से बिल पारित करा के लाए, यानी विधेयक को लाए, और राष्ट्रपति को लगा कि यार इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, ठीक है, इसमें जो हुआ है इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ एडिट करने की जरूरत है।
तो जैसे उनको ऐसा महसूस होता है, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को, यानी धन विधेयक, और हम आगे ही लिख दिया है, हेडिंग में डाल दिया है, इस चीज़ों को याद रखना, बार बार नहीं करूँगा, कि आपका धन विधेयक जिसको आप लोग मनी बिल कहते हैं, और उसके बाद एक हमारा संविधान संशोधन विधेयक, ये दो बिलों को छोड़कर तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि जब हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति हम कह सकते हैं किसी विधेयक को, यानी धन विधेयक को छोड़कर के कह सकते हैं अन्य जो विधेयक होते हैं उन पे यदि कह सकते हैं कि वो सदन को एक बार रिटर्न करते हैं, इसमें संशोधन करने हेतु, उसमें कुछ फेरबदल करने हेतु, तो वैसे जो विधेयक होता है उसे हम कह सकते हैं कि वह हमारा जो होता है वह सस्पेंसिव वीटो कहलाता है। और इस पर थोड़ा सा हम लंबी इस पर कहानी बताऊंगा क्या क्या इसमें हुआ था। तो निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति विधेयक को सदन में पुनः कुछ परिवर्तन या कह सकते हैं संशोधन करने हेतु वापस कर देता है, तो ये जो विधेयक होता है इसको हम लोग निलंबनकारी कहते हैं, यानी इसको हम लोग सस्पेंसिव कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ समझने की बात होगी, इसको हम स्लाइड एक लेते हैं। तो ये जो हमारा निलंबनकारी जो वीटो होगा, निलंबन जो हमारा वीटो होगा, इस वीटो में जैसा कि अभी हमने क्या बताया, इमेजिन करो, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा लोकसभा है, ध्यान देना, और यहाँ पर मान लिया जाए हमारी राज्यसभा है, और इधर हम लेके चलते हैं हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। अब होता है कि किसी भी प्रकार का हमारा जो विधेयक होगा, यानी बिल जो होगा, वह बिल या तो दोनों में से कोई सदन में आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों हमारा जो है सदन है। तो मान के चलते हैं कि हम कोई ऐसा बिल लेके आए, और हम बिल पहली हमारा जो बिल है यानी विधेयक जो है, इस विधेयक को हम लोकसभा में लाया, लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में चला गया, यानी यहाँ भी हम कहेंगे कि यहाँ से भी पारित हो गया। अब पारित होने के बाद यहाँ जब राष्ट्रपति के पास कहेंगे कि यहाँ लाई गई, तो राष्ट्रपति जब वो पूरे के पूरे जो आपने लाया था विधेयक, इस विधेयक को जब राष्ट्रपति ने बहुत अच्छे से इसको अध्ययन किया, यानी पढ़ाई किए, तो पढ़ने के बाद उनको समझ में आया कि ये जो विधेयक आया है हमारी अनुमति लेने के लिए, इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। समझ में आया? अब जैसे संशोधन की ज़रूरत उनको महसूस हुआ, अब उन्होंने क्या किया कि इस बिल को पुनः कहेंगे, इन्होंने सदन को रिटर्न कर दिया कि आप इसमें संशोधन कर करके लाइए। अब जैसे बिल हमारा पुनः कह सकते हैं सदन में जाती है, अब होता है यहाँ पर दो पॉइंट क्या होगा, अब यहाँ से दो ही हम कह सकते हैं रिजल्ट जो होगा हमारा, ये दो ही रिजल्ट निकलेगा। पहला रिजल्ट होगा कि या तो संशोधन किया जाएगा, या फिर आप कहेंगे या जस का तस, यानी हू बहू राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, भेजेगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर ये चीज़ों को समझना है कि यदि कोई भी विधेयक दोबारा, यानी ये रिजल्ट में हम बात कर रहे हैं कि या तो इसमें संशोधन किया जाएगा कर करके सदन फिर भेजेगा राष्ट्रपति को, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई संशोधन नहीं किया गया, बिना संशोधन के हूबहू भेज दिया गया। तो अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि हमारा जो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होंगे, ये राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। और अब दोबारा यदि वो बिल पुनः आ जाता है राष्ट्रपति के पास, चाहे संशोधन करके आए या बिना संशोधन के आए, तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं अपनी मंजूरी, यानी कह सकते हैं सहमति देने हेतु, ठीक है, देने हेतु वो जो होते हैं वो हो जाते हैं। अब यहाँ याद रखना कि 42वां जो हमारा संविधान संशोधन 1976 था, इसके माध्यम से यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति को ये बाध्य कर दिया गया था, राष्ट्रपति को बाध्य किया
किया गया था कि जो भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर जाएगा, सहमति देंगे। समझ आया? यानी लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पारित होकर यदि राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति कुछ भी हो उनको सहमति देना होगा। लेकिन जो रिटर्न करने का जो प्रोसेस हुआ कि दोनों सदन से हमारा बिल पारित होकर राष्ट्रपति जो रिटर्न किया, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो रिटर्न करने की जो ताकत मिली, यानी वापस करने की जो ताकत मिली, तो वापस करने की ताकत यानी जो शक्ति राष्ट्रपति को मिला, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मिला। और इसमें कहा गया कि एक बार ही आप वापस कर सकते हो, दोबारा यदि वो आपका बिल हूबहू या उसमें बदलाव करके आता है तो आप अपने सहमति देने को लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी हम कहेंगे कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 हुआ था, इसके माध्यम से हम कहेंगे कि इसके माध्यम से राष्ट्रपति को एक बार सदन को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार मिला, परंतु यदि दोबारा विधेयक संशोधित या हूबहू लाया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे। यह 44वां संविधान संशोधन में किया गया। यानी कहेंगे कि एक तरह से इसमें भी 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति को कंपेल्ड करने की कोशिश किया गया, राष्ट्रपति पर कहीं न कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मोरारजी की जब सरकार बनी तो मोरारजी की सरकार में इसको एक बार पुनः कह सकते, इसको फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश किया गया और कहा गया कि न ऐसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका वीटो पावर क्लियर हुआ। तीसरा आपका है जेबी वीटो। देखिए जेबी वीटो क्या होता है। जेबी वीटो का मतलब हम इसको भी थोड़ा कहानी तौर पे बता देता हूँ। तो जब आप जेबी वीटो यानी जब हम पॉकेट वीटो की बात करेंगे तो हमारा पॉकेट वीटो क्या था, जिसको आप जेबी वीटो कहते हैं। तो जो आपका जेबी वीटो जो था, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी प्रकार का जो विधेयक होता है, यह विधेयक आपका दोनों सदनों से मान लिया जाए पारित हो जाता है। और इसे पॉकेट वीटो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप दोनों सदनों से बिल पारित कर करके राष्ट्रपति के पास लाते हैं और राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कोई जो होता है, उन्होंने अपने तरफ से रिएक्शन जो होता है, उन्होंने किसी प्रकार के कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति उस विधेयक पर न तो पुनर्विचार के लिए भेजा, नहीं कह सकते हैं कि उस पर किसी भी प्रकार का उन्होंने अपने विचार रखा, न उन्होंने सहमति रखा। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक पॉकेट वीटो कहलाता है। यानी अब इस पे कहानी बताऊंगा। जब दोनों सदनों से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कोई प्रक्रिया नहीं करते या प्रक्रिया नहीं देते, मतलब नहीं वापस किए और न ही अनुमति दिए। ठीक है, यानी दोनों में से कोई कार्य नहीं किए, बल्कि कह सकते हैं
कि अनिश्चित काल हेतु, अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति के पास विधेयक पड़ा रहता है। तो वैसा जो विधेयक होगा उसे हम लोग पॉकेट वीटो कहेंगे। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाला, प्रथम प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। इसका जो प्रयोग करने वाले एकमात्र यदि राष्ट्रपति की बात किया जाए तो एकमात्र इसका प्रयोग करने वाले एक ही राष्ट्रपति हुए, वो थे ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने ये जो विधेयक था या कह सकते जो थी, इसको उन्होंने सबसे पहली बार इसको इस्तेमाल किया। वो क्या था, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। 1986 की बात था, 1986 की बात था। 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी। तो राजीव गांधी जी जो थे, इन्होंने एक बिल लाया और इस बिल में था कि किसी के जो पत्रिका होता है, यानी पत्र लेटर होता है, चिट्ठी होता है, ठीक है, इसे खोलकर कोई पढ़ ले, कोई पढ़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात था कि फोन टैपिंग कर सकता है, फोन टैपिंग कर सकता है। और ये जो मामला था, चूंकि देखा जाए तो दोनों जो मामला इसमें लाई गई, जो विधेयक लाया गया था, ये विधेयक जो था हमारा राइट टू जो प्राइवेसी होता है, राइट टू प्राइवेसी, यानी जो निजता का अधिकार होता है, ये निजता का अधिकार का हनन था, ठीक है, अधिकार का ये हनन था। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं तो आर्टिकल हमारा देश के संविधान 21 जो होता है हमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है। हम किससे बात कर रहे हैं, किसी को टैपिंग करने का, रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं है। हमारी चिट्ठी, SMS किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि मान के चलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो वह देश के संविधान के अनुच्छेद 21 का वो बहिष्कार करता है, हनन करता है। यही कारण था कि राजीव गांधी जो 1986 में बिल लेकर के आए थे, और इस बिल का नाम था भारतीय डाक संशोधन। क्या नाम था इस बिल का? जो नाम था भारतीय डाक संशोधन, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। और इस विधेयक में ये सारा प्रस्ताव था कि कोई भी किसी का चिट्ठी पढ़ ले, कोई भी किसी का फोन टैपिंग ये सब कर सकता है। क्या आप लोग खुद सोचो, क्या ये सही था? और इसी को ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि भाई ये जो आप करने जा रहे हो यह देश में, देश के संविधान के कहीं न कहीं खिलाफ है। अब बात सही है भाई। तो आज जो देश में हालात जो बने हुए, जो लोग हल्ला बोल कर रहे हैं, ये सभी समझना चाहिए। भारत के इतिहास में पुराने इतिहासों को एक बार खबर लेनी चाहिए कि हमारा संविधान आज खतरे में है या संविधान को खतरे में पहले डाली जा चुकी है। तो ये जो था ये हमारा मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हमारी चुनौतियां बनी हुई थी। और इस तरह से कह सकते हैं कि अंतिम रूप से जो ज्ञानी जैल सिंह जो थे उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, इन्होंने क्या किया कि पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। न तो इन्होंने वापस किया बिल को और न ही इन्होंने अपनी अनुमति दिया था, बल्कि एक लंबे पीरियड के लिए वो जो बिल था वो राष्ट्रपति के जो टेबल था वो टेबल पे पड़े रह गए। और इसीलिए इस बिल को प्रयोग करने वाला, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र कोई व्यक्ति रहा तो उस व्यक्ति का नाम है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और यह था 1986 की कहानी। इज इट क्लियर हो गया होगा? अब अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी थोड़ा देखा जाए राष्ट्रपति का। अध्यादेश जारी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखो ये अध्यादेश होता क्या है।
जैसे मान के हम चलते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा जो है, क्योंकि राज्यसभा तो हमारा परमानेंट सदस्य होता है, मान के हम चलते हैं कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा हमारा भंग हो चुका है, या लोकसभा का जो हमारा सत्र होता है और सत्र नहीं चल रहा है, और वैसे परिस्थिति में देश में किसी भी प्रकार का कानून का सख्त ज़रूरत है। ध्यान देना, कानून का सख्त ज़रूरत है। तो वैसे परिस्थिति में होता क्या है कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 यदि पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद 123 पढ़िएगा, तो देश के संविधान के अनुच्छेद 123 में उनको ये अधिकार दी गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और ये जो अध्यादेश वो जारी करेंगे, तो वो अपने अध्यादेश जैसे ही जारी करेंगे, तब इस अध्यादेश में आपको याद रखनी है कि वह कानून या जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे वह माना जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा से वो पारित विधेयक है और वह देश में इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब सुचारू ढंग से हमारे देश में सदन चलेगा, लोकसभा का पुनः नया बैठक होगी, तो ध्यान देना है कि लोकसभा के नया बैठक के 6 सप्ताह के अंदर जो भी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था, ये दोनों सदनों से पारित करा लेना है 6 सप्ताह के अंदर। यदि 6 सप्ताह के अंदर यदि आप पारित नहीं कराते हैं तो यह सक्रिय नहीं बल्कि अक्रिय हो जाएगा, यानी निलंबन हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कहेंगे कि अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यदि संसद के सदन का सत्र नहीं चल रहा हो या लोकसभा भंग हो और देश में किसी कानून का सख्त जरूरत हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकती है, परंतु सुचारू रूप से दोनों सदन के सत्र होने पर 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को दोनों सदनों से पारित कराना होता है, नहीं तो यह अध्यादेश निरस्त हो जाता है। यह अध्यादेश निरस्त हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यह हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 में देखिएगा, तो देश में राष्ट्रपति को जो होता है, यह राष्ट्रपति का पूर्ण अधिकार दी गई है कि भाई आप यदि देश में आपको ऐसा लगता है कि सरकार सुचारू नहीं चल रहा है, लोकसभा भंग हो गई है और कोई कानून व्यवस्था आपको लाने की आवश्यकता फील हो रही है, आप ना डरें, बिना देर किए हुए आप अध्यादेश जारी कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? लेकिन बस हमें ध्यान देना है कि यदि सरकार फिर अच्छे से चलता है,
दोनों सदन जो होते हैं सुचारू ढंग से चलते हैं, तो वैसे परिस्थिति में बातों को हमें ध्यान देना होगा कि हमें उस विधेयक को यानी उस कानून को दोनों सदनों से पारित करा लेंगे, वो कानून का रूप हो जाएगा। यदि नहीं कराते हैं तो वो निरस्त हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब होता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई है। ठीक है, तो अगली हमारा शक्तियां जो होगा वह हमारा होगा सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्तियां, चूंकि हमारे देश में 3 सेनाएं होते हैं और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रधान की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। तो सबसे पहली तो बात हम यहीं पर ये करेंगे, तीनों सेनाओं के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा 3 सेना कौन कौन है? तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जानता है तीनों सेना कौन है। इसको हम लोग आर्म्ड फोर्स कहते हैं। एक हमारा एयर फोर्स होता है, एक हमारा नेवी होता है और एक हमारा आर्मी होता है। यानी इसको बोलेंगे भारतीय आर्मी थल सेना, नेवी होता है जल सेना और ए होता है हमारा नभ, थल जल नभ। ये 3 हमारे देश में जो होते हैं, ये तीनों को हम लोग आर्म्ड फोर्स कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं। ठीक है साहब। अब ये तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होता है वो हमारे देश के राष्ट्रपति होता है। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो तीनों के जो प्रधान होंगे, तीनों के प्रधानों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति ही करती है। ठीक है, चाहे एयरफोर्स के प्रमुख मुख्य होते हैं, यानी तीनों के यहाँ पर एक भाषा में डायरेक्ट कर देता हूँ, तीनों के चीफ की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब होता है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास एक और अधिकार होता है और उस अधिकार को हम लोग बोलते हैं न्यायिक शक्तियां। क्या बोलेंगे? अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियां। तो हमारे देश के राष्ट्रपति का पास जो होती है न्यायिक शक्तियां होती है। ये न्यायिक शक्तियां क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो, न्यायिक शक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। तो पहला टर्म हम करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्तियां। यानी हमने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, इस पे लेक्चर आपको दिया था कि हमारे देश में चाहे हम लोग हाई कोर्ट की बात करें या हम अपने देश में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो चूंकि देखा जाए तो देश के संविधान के अनुच्छेद 124 जो है, अनुच्छेद 124 में जो होता है वह हमारा मुख्य रूप से जो होती है वह हमारा उच्चतम न्यायालय की बात करता है। ठीक है, तो अब उच्चतम न्यायालय जो होता है, तो उच्चतम न्यायालय के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो देश में हमारा उच्च न्यायालय जो होता है, तो उच्च न्यायालय के भी जो हमारा न्यायाधीश होते हैं, सभी के जो नियुक्ति होता है वह हमारा देश के राष्ट्रपति के नाम होता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इनकी नियुक्ति तो करते ही करते हैं, यदि इनको रेजिग्नेशन भी देना होगा
तो रेजिग्नेशन भी कहाँ देंगे, और राष्ट्रपति को ही देंगे ना। तो ये दोनों यदि देखा जाए तो ओवरऑल न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ इन्हीं के पास होता है। अब हमारा होता है कि राष्ट्रपति के पास एक आपातकालीन शक्तियाँ होती है, ठीक है। यानी आगे बात करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ जो होता है वह देश के राष्ट्रपति के पास होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति के पास यदि आपातकालीन शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति के पास हमारे 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। एक हमारा राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक हमारा राज्य आपात कह सकते हैं या राष्ट्रपति शासन, इसी को हम राज्य आपात कहते हैं। और एक जो होता है हमारा वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात होता है। अब देखा जाए तो देश के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 में देखिएगा तो हमारा राष्ट्रीय आपात है। आर्टिकल 356 देखिएगा तो हमारे यहाँ राज्य में आपात है। और आर्टिकल 360 देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो होता है वो वित्तीय आपात होती है। और ये तीनों आपातकालीन शक्तियाँ जो होता है वह आपके और हमारे राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। अब एक एक चीज़ों को समझते हैं। अब हमारे देश के राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपात कब होगा, तो जैसे मान के चलते हैं कि हमारा प्यारा भारत है, अरे भारत के जो है ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर रेड कर देते हैं। रेड का मतलब हुआ भारत का, ये हमारा जो है ये जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। ये हमारे देश का जियोग्राफिकल हमारा बाउंड्री है, ठीक है। और ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है, यदि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको ऐसा फील होता है कि हमारे देश में चाहे आंतरिक, ये हमारा बाह्य क्षेत्र होगा, तो यदि सरकार राष्ट्रपति को लगता है कि बाह्य जो क्षेत्र है वह बाह्य क्षेत्र, या कह सकते हैं यहाँ पर हम आंतरिक भी लिखते हैं, तो बाह्य या आंतरिक जो क्षेत्र होगा वो आंतरिक क्षेत्र किसी भी प्रकार के चुनौतियों से यदि जूझ रहा है, तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति जो होंगे अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 हमने टर्म दिया, एक हमारा हुआ आंतरिक और एक हमारा हुआ बाह्य। तो आंतरिक और बाह्य का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे बाह्य आक्रमण कह सकते हैं, ठीक है। तो हम राष्ट्रपति को यदि अब यहाँ पर टर्म कर लो, तो जैसे मान लिया कि राष्ट्रपति को ये फील होता है कि हमारा भारत का जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, यह सीमा जो है मुख्य रूप से कहेंगे कि युद्ध बाह्य आक्रमण, ठीक है, युद्ध या कह सकते हैं बाह्य आक्रमण, या कह सकते हैं कि अन्य प्रकार के जो हमारा सेंसिटिवनेस होता है, तो आप कह सकते हैं बाह्य आक्रमण के साथ साथ जो हमारा सशस्त्र विद्रोह होता है, सशस्त्र, तो यदि सशस्त्र विद्रोह की दृष्टि से यदि दिखाता है, तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति जो होंगे वो देश में नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को याद रखिएगा कि हमारे यहाँ 1975 में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी, ये राष्ट्रीय आपात जो था वो आंतरिक कलह कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारा आंतरिक स्थिति को बताया गया कि देश में जो है वो आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी अंदर ही अंदर कह सकते हैं देश जो था आंतरिक दृष्टि से कहीं न कहीं समस्या से घिर रहे थे। इसी में देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने 75 में जो भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया, इन्होंने आंतरिक आक्रमण कह सकते हैं या आंतरिक कह सकते हैं सेंसिटिवनेस, तो आंतरिक चुनौती के आधार पर इन्होंने देश में राष्ट्रीय आपात लगाया, जो कि देखा जाए तो 1975 में न तो भारत पे कोई चीन, पाकिस्तान, कोई देश आक्रमण नहीं करने वाला था, फिर भी ऐसा कार्य किए गए। लेकिन याद रखिएगा कि जब 1978 आता है, 1978 में जब हमारे यहाँ 44वां संविधान संशोधन आती है और मोरारजी देसाई की सरकार जब आती है,
तो मोरारजी देसाई ने सबसे पहले क्या किया कि जो आंतरिक शब्द था, ठीक है, ये आंतरिक शब्द को उन्होंने हटा दिया। और अब हमारे यहाँ जो लगती है, तो यदि मान लिया जाए कि देश के अंदर हम कहेंगे कि यदि देश की हमारी सेना जो सशस्त्र कह सकते हैं, यदि सशस्त्र विद्रोह यदि हो जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं युद्ध जैसी परिस्थितियां तैयार होती है, या कह सकते हैं जैसे हमने बाह्य आक्रमण की भी बात किया, तो यदि बाह्य आक्रमण की ही बात होती है तभी अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। तो यह जो था, यह इस तरह से हम कहेंगे कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो आपका आंतरिक जो मामला था, इस आंतरिक वर्ड को हटा दी गई। तो राष्ट्रपति को यदि ऐसा फील अब होगा कि देश में युद्ध की स्थिति बन रहा है, बाहरी दृष्टि से भारत पर आक्रमण होने वाला है, या देश की सेना ही किसी प्रकार के विद्रोह करने वाली है, तो वैसे परिस्थिति में जो होगा वह अनुच्छेद 352 के माध्यम से देश में राष्ट्रीय आपात लगेंगे। और अभी तक वर्तमान की बात करें तो अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाई गई है। एक 1962 में लगाया गया, एक 1971 में लगाया गया, और एक इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लगाई गई। तो अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपात की बात करें तो देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाई गई है। ओके, राज्य राष्ट्रपति शासन क्या होता है? तो राज्य में यदि हम कहें तो आप कहेंगे कि जैसे राज्य की जो सरकार होती है, तो राज्य में कानून या कह सकते हैं जो हमारा संविधान होता है, तो संविधान या कानून का यदि आप कह सकते हैं कि तोड़ दी जाती है, या न्यायिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से यदि राज्य की सरकार या प्रशासन शासन नहीं चलती है, या अराजकता जैसे माहौल क्रिएट किए जाते हैं, तो वैसे परिस्थिति में जो हमारा गवर्नर, राज्य के जो राज्यपाल जो होते हैं, वह राज्यपाल देश के राष्ट्रपति को वो अनुमोदित करते हैं कि यहाँ का पूरा की पूरा शासन प्रशासन या जो संवैधानिक हमारी जो आधार है, ये पूरे संवैधानिक संरचनाएं और संवैधानिक जो तंत्र हैं, ये पूरे के पूरे विफल हो गए हैं। और जैसे ये विफलता की बात होती है, वह स्पष्ट होती है, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। और राज्य की सरकार जो होता है, सरकार सरकार का भंग नहीं होता, सरकार रहती है लेकिन सरकार निष्क्रिय हो जाती है, और पूरा के पूरा राज्य की जो कार्यपालिका, विधायिका, ये सारे जो चीज़ें होती है, ये सभी के सभी जो होते हैं देश के राष्ट्रपति में निहित हो जाता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल के तहत उस राज्य की कार्यवाही या राज्य की जो भी गतिविधियां, शासन प्रशासन की जो गतिविधियां होते हैं, उसे वो प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो यह होता है। तो इस तरह से भारत के इतिहासों में यदि देखोगे तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो था वो पंजाब में लगा था। ठीक है, वित्तीय स्थिति क्या होता है? तो वित्तीय स्थिति को आप ये कह सकते हैं कि जब हमारे देश का जो हमारा वित्तीय संस्थाएं होते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा वित्तीय संस्थाएं होते हैं, या हम कह सकते हैं देश में हमारा जो बैंक्स होते हैं, जो हमारी सरकार होती है, तो वित्तीय रूप से यदि हम दिवालिया के कगार पर आ जाते हैं, दिवालिया जब होने लगते हैं, जिससे ऐसा राष्ट्रपति को फील होता है कि देश की अर्थव्यवस्था इतना डमाडोल हो गई है कि अब हम बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, मतलब जब ये विचलित की स्थिति में आ जाते हैं, तब राष्ट्रपति जो होते हैं उस देश में यानी भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि भैया अब यहाँ पर बहुत हालात, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ऐसे तो खैर अभी तक भारत को बचाया गया है, लेकिन 1991 में देखोगे तो 1991 में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था एकदम डमाडोल हो गई थी, और भारतीय अर्थव्यवस्था में याद रखना कि दुनिया में हम तीसरा सबसे बड़ा कर्जखोर देश हो गए थे। ब्राज़ील, मैक्सिको के बाद भारत, जिसपे $72 बिलियन का भारत पर जो था लोन था। भारत में जो इन्फ्लेशन हमारी थी वो 17.6 यानी डबल डिजिट में चल रहा था। भारत में गरीबी, बेरोजगारी जो थी चरम सीमा पर चल रही थी। वही दौर था जब भारत को IMF के पास लगभग हमें जाना पड़ा लोन लेने के लिए, जो कि अमेरिका, फ्रांस यानी दुनिया के बड़े बड़े जो राष्ट्र हमें मदद नहीं किए थे। और IMF भी भारत को $1.27 बिलियन जो था वो भारत को उन्होंने लोन दिया, लेकिन अनेक चुनौतियों के साथ, अनेक कंडीशन के साथ। और वह कंडीशन में क्या था, याद है ना?
वो कंडीशन में था कि राजकोषीय घाटा को कम करो, अपने इकोनॉमी को ओपन करो, निजी क्षेत्र को आप बढ़ावा दो, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करो। इस तरह के जब हुई तो भारत ने जब स्वीकार किया तो $1.27 बिलियन का जो है भारत को IMF ने लोन दिया था। इज इट क्लियर? तो ऐसी स्थितियां ऐसी लगी थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी तक यदि कहें तो अभी तक भारत में आपका जो है वो वित्तीय आपात नहीं लगी है। तो हम कहेंगे कि 3 बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लग गई है। राष्ट्रपति शासन तो कहना, अभी तो देखो मणिपुर में भी लगा हुआ है, पता है ना, अभी मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो लगभग सभी जगह राष्ट्रपति शासन तो खैर नॉर्मल से चीज़ें हैं, क्योंकि भारत में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को बहुत बार गिराई गई है। क्योंककि आज भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात हो रहा है, आप लोग थोड़ा इतिहास पढ़ोगे तो 1967 से ये टूटा हुआ है। क्योंकि 1967 तक, 1952 से 67 तक, 1967 तक भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव ही हुए करते थे। लेकिन वहाँ पर जनता के चुनी गई, जनता के विश्वास वाली जो सरकार थी, उस सरकार को गिरा दी जाती है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन केरला में लगा दी जाती है। उसी के बाद से 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे भारत में टूट जाता है। तो वो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये बहुत अच्छे तरह से चल रहे थे, लेकिन इसको लगभग कह सकते हैं कहीं न कहीं अपने फ़ायदा के लिए राजनीति जो तुष्टीकरण होती है, यह तुष्टीकरण के लिए इसको प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार के राष्ट्रपति को एक आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो 3 प्रकार की दी गई। अब अगले हम लोग एपिसोड जो करेंगे, वो अगला एपिसोड यानी अगला जो हमारा क्लास होगा, उस अगले क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वह हमारा होगा उपराष्ट्रपति। क्या होगा? अगला टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति जो टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगी, आप बेहिचक हमसे पूछें। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को कीजिए, ठीक है, रेगुलर क्लास को कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।